Hello students, good afternoon. So let us discuss central concepts of the shore. Synchrony versus diachrony. तो हम देखेंगे कि सिंक्रोनी और डायक्रोनी में क्या डिफरेंस है, क्या अप्रोचेस हैं, और ये कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय फर्डिनेंड डी सशोर, राइट। तो देखते हैं। सिंक्रोनी was proposed firstly by Ferdinand de Saussure. He stated that language as a system of signs can be studied as a complete system at any given point in time. क्या बोल रहे वो कि लैंग्वेज नेचुरली एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ साइन लैंग्वेज ही तो है लैंग्वेज सिस्टम, कैन बी स्टडी एज अ कंप्लीट सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में हमने अगर लैंग्वेज की स्टडी की, अभी हमको आपने एग्जाम्पल सुना होगा 90 घंटे में, आपने ऐड देखा होगा 90 घंटे में अंग्रेजी सीखिए, तो वो 90 घंटे में क्या सिखाते होंगे, बस जो अभी चल रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो वर्ड कहाँ से आया, ओरिजिन क्या है, पहले क्या बोलते थे यू को, ये सब नहीं अगर बताते हैं तो वो बस आपको करंट टाइम की स्टडी होती है। दैट्स ए एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। ओके, अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि लाइक चेस, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज हाउ पीसेज मूव एंड द पोजिशन ऑफ ऑल पीसेज रिलेटिव टू वन अनदर। जैसे आपने देखा होगा कि चेस में क्या होता है, ये चेस है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें चेस में ये जो पीसेस हैं, ये अलग अलग जो पीसेस रखे रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि लाइक चेस द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ हाउ पीसेस मूव। तो ये वाला यहाँ पे मान लो कोई एक पीस रखा है यहाँ पे, तो ये जो पीस है ये कैसे मूव करेगा, राइट, यहाँ पे कहीं मूव कर रहा है ना। एंड पोजीशन ऑफ ऑल पीसेस रिलेटिव टू वन अनदर। तो अब ये पीस जो है इसका यहाँ वाले पीस से क्या रिलेशन है। इस तरह का लैंग्वेज में कैसा होता है कि मान लो अगर आपने सेंटेंस बनाया कि ये हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ही लाना पड़ेगा। मतलब मीन्स यू हैव टू टेक नाउन और प्रोनाउन, और नाउन फ्रेज यू हैव टू टेक फ्रेज। तो ये अब नाउन फ्रेज मीन्स नाउन मस्ट बी कंपैटिबल विद वर्ब, है ना। तो नाउन और वर्ब की कंपैटिबिलिटी देखना पड़ेगा कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसका मतलब है कि नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब में क्या होता है, एस लग जाता है, पर अगर नाउन में एस लगा है तो वर्ब से हट जाता है। ये रूल्स हैं, है ना। तो ये ही वो बोल रहे हैं कि लाइक चेस, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि लाइक चेस द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ हाउ पीसेज मूव, कि ये पीसेस कैसे मूव करेंगे, कि यहाँ बास्केट में नाउन प्रोनाउन वर्ब रखे, तो ये इधर गया तो नाउन कहाँ फिट होगा, ये मान लो चेस बॉक्स है तो नाउन फर्स्ट प्लेस में है, और ये वाला नाउन अगर है तो ये नाउन विल बी सब्जेक्ट एंड दिस नाउन विल बी सॉरी ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, वर्ब इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्लेसेस की इम्पोर्टेंस है, और इसी को कहते हैं कि हाउ पीसेस मूव एंड पोजीशंस ऑफ ऑल पीसेस रिलेटिव टू वन अनदर, कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है और ऑब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, जबकि दोनों नाउन है पर सब्जेक्ट क्या है, डूअर है ना, ऑब्जेक्ट रिसीवर है। चलिए, नाउ द शेप ऑफ ईच पीस इज ओनली इम्पॉर्टेंट इन दैट इट्स पोटेंशियल कैन बी रिकग्नाइज। तो जो शेप ऑफ ईच पीस इज ओनली इम्पॉर्टेंट टू कब दैट इट्स पोटेंशियल कैन बी रिकग्नाइज, कि उस वर्ड की क्या पोटेंशियल है, उस वर्ड की क्या इम्पॉर्टेंस है। अ सिंक्रोनिक रिलेशनशिप इज वन वेयर टू सिमिलर थिंग्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंक्रोनिक रिलेशनशिप क्या है, वेयर टू सिमिलर थिंग एग्जिस्ट, है ना, टू सिमिलर थिंग एग्जिस्ट एट सेम टाइम, जैसे कि मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, ये दोनों अभी मॉडर्न टाइम में एग्जिस्ट कर रही है। तो इन दोनों लैंग्वेज के बीच का रिलेशन इज नोन एज सिंक्रोनिक रिलेशनशिप। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो समझ में आया होगा आपको कि सिंक्रोनिक रिलेशनशिप क्या है, जहाँ टू सिमिलर थिंग्स एग्जिस्ट एट द
same time. For example, modern American and British English. Okay, now diachrony on the other hand is a change is in meaning of words over time. Change in meaning, diachrony में क्या है, change in meaning of the words over time. बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है. पहले तो डायक्रॉनी इज ऑल्सो नेम एज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, उसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द वे दैट मैजिक मेंट गुड इन यूथ कल्चर फॉर अ पीरियड ड्यूरिंग 1980s, है ना. 1980s में मैजिक मतलब गुड होता था. 1980s बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी अभी कह सकते हैं. तो तब क्या होता था, तब मैजिक मतलब यूथ कल्चर में गुड, तो आप कहते थे गुड. जैसे कि बड़ा कॉमन है कि कहते हैं ना, अरे बाप रे ऐसा हो गया यानी, तो उसके लिए हम कहते हैं हाइट है मतलब इस एक्सटेंट तक अगर कोई बात हो गई तो कहते हैं हाइट है. तो ये वर्ड्स कुछ टाइम तक चलते हैं और फिर उनका पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एक अलग अलग मीनिंग होता है. तो उस समय 1980s में जनरली किसी को गुड कहना है तो कहते थे कि मैजिक. तो यूथ कल्चर में ये वर्ड बड़ा कॉमन था फॉर गुड, है ना. अब क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये इसका मीनिंग चेंज हो गया. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, राइट, इन टर्म्स ऑफ हाउ इट विजिबली चेंजेस इन यूसेज. तो देखते देखते यूसेज में चेंज आ गया. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स. तो ये क्या था कि वर्ड्स का मीनिंग, जैसे आप डिक्शनरी रेफर करते ही होंगे तो उसमें एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं. तो कहते हैं कि ऑल वर्ड्स आर अलाइक बट नॉट सिमिलर, मतलब वो एक जैसे ही है लेकिन बिल्कुल डिट्टो नहीं है, उसका कहीं ना कहीं वो हर वर्ड अलग है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊं कि अगर आप कहते हो कि कन्फ्यूज्ड, राइट, तो बिविल्डर, बेफल्ड, कन्फाउंड, है ना, फ्लामॉक्स, ये सारे उसके सिनोनिम्स है. लेकिन कहीं ना कहीं हर वर्ड में का मीनिंग थोड़ा ना थोड़ा अगर हेयर लाइक डिफरेंस होगा, लेकिन होगा. तो ये जो चेंजेस हैं ये वर्ड्स के साथ पर्टिकुलर मीनिंग में पर्टिकुलर टाइम में कैसे चेंज हो जाते हैं, जबकि डिक्शनरी में उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम उन वर्ड्स को पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूज़ करने लगते हैं. तो उसको ये जो पूरा स्टडीज़ है ये डायक्रॉनिक अप्रोच है. A diachronic relationship is where related things exist separated by time. क्या बोल रहे हैं वो कि diachronic relationship is where related things exist separated by time. मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो स्टडी है वो क्या है, जहाँ पे हम related things exist separated by time. मतलब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया 20th सेंचुरी इंग्लिश एंड 21 सेंचुरी इंग्लिश. तो 12th सेंचुरी इंग्लिश एंड 21st सेंचुरी. 28 तो अभी हो गया, 12th और 21, इतना लंबा गैप. तो तब की इंग्लिश और अभी की इंग्लिश में कह सकते हैं हमारे रफ लैंग्वेज में कि ज़मीन आसमान का अंतर है. तो ये 12th सेंचुरी की इंग्लिश जो है और 21st, इनका रिलेशन कि तब की लैंग्वेज और अभी के रिलेशन में, अभी के लैंग्वेज में क्या चेंजेस है, क्या फैक्टर्स थे, ये पूरी स्टडी जो है वो डायक्रॉनिक रिलेशनशिप है. ओके, नाउ Saussure criticized current linguistics as seeking to understand language changes but not why it changed or what underlying factors were really changing. Saussure ने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बताया कि करंट लिंग्विस्टिक्स एज सीकिंग टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज चेंजेस, है ना, कि हम लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि जो लिंग्विस्टिक्स ये देखना, ये कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज चेंजेस बट नॉट वाई. कि लैंग्वेज, कहते हैं लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ फ्लक्स, लैंग्वेज कीप्स ऑन चेंजिंग. पर Saussure का कहना था कि वी हैव टू फाइंड आउट वाई इट चेंज, रीज़न पता करना है, और वॉट अंडरलाइंग फैक्टर्स आर रियली चेंजिंग, और टाइम के साथ कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण लैंग्वेज चेंज हो रही है. तो ये कंसर्न था Saussure का
कि वी हैव, इन अदर वर्ड्स सिंप्लीफाई करके अगर बताऊँ तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंजिंग द वर्ड्स, कि भाई रीज़न क्या है, क्यों लैंग्वेज बाय द टाइम चेंज हो रही है. He thus moved the study of language from diachronic to synchronic relationship. और फिर उन्होंने हिस्टोरिकल मतलब डायक्रॉनिक के हिस्टोरिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया कि क्यों चेंज हुई, रीज़न वाई वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैव बीन चेंज, व्हाट आर द फैक्टर्स, और फिर अभी क्या चल रहा है उसकी स्टडी. तो दैट इज़ वाई ही मूव टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम डायक्रॉनिक टू सिंक्रोनिक रिलेशनशिप, कि पहले क्या चेंजेस आए, अभी क्या चल रहा है. ठीक है. नाउ इन लिंग्विस्टिक्स द टर्म synchrony and diachrony refer to two different approaches in linguistic research with respect to periods of time considered in research in question. मतलब it's all about actually the study of period of time. Okay. Now the synchronic approach means studying any aspect of language solely in one particular time. Important, one particular time. मतलब ये क्या है, एनी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कि वो उसके मीनिंग्स क्यों चेंज हो गए, उसका स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो गया, उसका साउंड क्यों चेंज हो गया, कोई भी एनी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज सोली इन वन पर्टिकुलर टाइम, टिपिकली द प्रेजेंट, कि किसी भी टाइम में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, विदाउट टेकिंग, वेट अ मिनट, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट अदर पीरियड्स ऑफ टाइम, कि अभी क्या चल रहा है, बस ये, पहले क्या होता था, बाद में क्या होगा, उसका कोई डिटेल नहीं लेते हुए सिर्फ अभी के चेंजेस क्या हैं उसको हम कहते हैं सिंक्रोनिक अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग द यूसेज पैटर्न ऑफ डबल नेगेटिव, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है डबल नेगेटिव इन English, that's I am not got no money, I am not got no money. So double negative, एक तो ये not and no money, right? So I got money, just उल्टा हो गया इसका, right? So in early 21st century, without looking into the usage pattern of double negatives in English prior to 21st century, तो ये बहुत अच्छा example है. So what they are saying that double negative in early 21st century without looking into the usage pattern of double negative in English prior to 21st century, तब ये इतना ध्यान नहीं देते थे. Now most fields in linguistics typically employ synchronic approaches as to not lose focus on their research. तो उन्होंने क्या कहा कि in most field in linguistics typically employ synchronic approaches as to not lose focus on their research. तो वो सिर्फ अभी क्या चल रहा है उस पर ध्यान देते थे. तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बात कही कि अगर उन्होंने दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल, दिस आई एम नॉट गॉट no money in early 21st century without looking into the usage pattern of double negatives in English प्रायर टू 21st सेंचुरी, कि ये डबल नेगेटिव वाला सेम पैटर्न क्या 21st सेंचुरी के पहले भी यूज़ होता था तो किस तरह से होता था, क्या होता था, ये जो स्टडी है वो नहीं की गई. लेकिन उस स्टडी को करना कि पहले क्या है वो डायक्रॉनिक है और अभी फ़िलहाल उसके कैसे इस पैटर्न में डबल नेगेटिव में किस तरह के पैटर्न यूज़ होते हैं, ये सिंक्रोनिक अप्रोच है. चलिए, the diachronic approach means studying any aspect of language by comparing it between two or more period of time, effectively focusing on the change and evolution of whatever it is you are looking at. क्या बोल रहे वो, diachronic approach means studying any aspect of language by comparing it between two or more period of time, effectively focusing on the change and evolution of whatever it is you are looking at. मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ
दो पीरियड ऑफ टाइम, और इफेक्टिवली फोकसिंग ऑन चेंज और इवोल्यूशन ऑफ वट एवर इट इज़ यू आर लुकिंग एट। तो जब आप किसी भी उसकी स्टडी करते हो तो डायक्रॉनिक अप्रोच क्या है कि मान लो ओल्ड लैंग्वेज से मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश कैसे बनी, मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न में कैसे आई, मॉडर्न में भी अर्ली मॉडर्न और लेट मॉडर्न, इस तरह की स्टडी की वो इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये डायक्रॉनिक अप्रोच है अगर इस तरह की स्टडी होती है तो। एग्जाम्पल वो कहते हैं स्टडिंग द यूसेज पैटर्न ऑफ double negatives in English in 18th century and comparing it to the patterns in 19th and 28th and early 21st century to see how double negatives in English may or may not have changed। तो ये जो स्टडी है कि 18th सेंचुरी में डबल नेगेटिव्स कैसे यूज़ होता था, 19th में कैसे होता था, 20th में कैसे और 21st में कैसे होता है। By definition, historical linguistics typically employs diachronic approaches। तो कहते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि historical linguistics typically employs diachronic, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री को की स्टडी करते हैं। तो वो कि भाई डबल नेगेटिव्स वाला यूसेज 18 सेंचुरी में कैसा था, 19 में, ये पूरी स्टडी इज कॉल्ड डायक्रॉनिक approach। Okay, Saussure distinguishes between synchronic, है ना, जिसको हम कह सकते हैं सिंक्रोनिक को स्टैटिक लिंग्विस्टिक्स, एंड डायक्रॉनिक इवोल्यूशनरी जो टाइम के साथ बदल रही है, और सिंक्रोनिक जो फिक्स्ड है, फ्रीज है ना, अप्रोचेस। तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप ऐसे याद रखो कि सिंक्रोनिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, वेयर एज डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और इवोल्यूशन। इम्पॉर्टेंट है इसमें हिस्ट्री और इवोल्यूशन। ओके, तो दैट्स ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू Saussure, डायक्रॉनिक चेंज ओरिजिनेट्स इन द सोशल एक्टिविटी ऑफ स्पीच। तो डायक्रॉनिक चेंज जो आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों आता है? सोशल एक्टिविटीज़ के कारण। तो सोशल एक्टिविटीज़ के कारण लैंग्वेज भी चेंज होती है। चेंजेस अकर इन इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ स्पीकिंग बिफोर बिकमिंग मोर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। बहुत इम्पॉर्टेंट। कैसे चेंज एक इंडिविजुअल से आता है और फिर वो वाइडली चेंज हो जाता है। कैसे? मैं आपको रीसेंट एग्जाम्पल बताती हूँ। आजकल आपने सुना होगा, कहते कि वो क्या ही कर सकते थे, है ना, मैं क्या ही कर लेता। तो ये जो चेंज है, ये एक किसी ने क्या ही करके इस तरह का कोई मूवी में, कोई सीरियल में, वेब सीरीज़ में, कहीं पर ये डायलॉग में कहीं आया होगा जिसने, एक इंडिविजुअल ने इसको बोला कि वो क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे आज वो लैंग्वेज वाइडली एक्सेप्टेड है। तो ये डायक्रॉनिक चेंज है जो पहले और अभी समय के साथ में बदलता गया। तो वो कह रहे हैं कि ये चेंज जो है वो सोशल एक्टिविटी से शुरू होता है। हाँ, मतलब वहाँ पे हम जैसी बात करते हैं उससे शुरू होता है, और वहाँ पे इंडिविजुअल, ये जो चेंजेस अकर इन इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ स्पीकिंग बिफोर बिकमिंग मोर, तो वो इंडिविजुअल से शुरू होता है और वाइडली एक्सेप्टेड हो जाता है। अब आगे, स्पीकिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स ओरल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम जब बात करते हैं तो स्पीकिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स ओरल, तो हम बात करते हैं, लेकिन ऑडिटरी कम्युनिकेशन भी है, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो कभी हम लिसनर होते हैं, कभी हम स्पीकर होते हैं, कभी सामने वाला लिसनर या स्पीकर होता है। तो ये जो है स्पीकिंग एक एक्टिविटी है जो किसको, इट इन्वॉल्व्स ओरल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। नाउ लैंग्वेज इज द सेट ऑफ रूल्स। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द सेट ऑफ रूल्स by which individuals are able to understand
ईच अदर। भाई अगर सेट ऑफ रूल्स मुझे नहीं पता तो मैं, हो सकता है मुझे इंग्लिश मान लो, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आई एम बिगनर and I don't know much about English or rules of English. So it might be possible that after some time I'm not able to speak, or I'm not able to listen it properly. I'm not able to understand language. When we read something, I read something. So that is why, because I'm not much familiar with the set of rules. So language is the set of rules by which individuals are able to understand each other. तब क्योंकि मुझे और मेरे लिसनर को दोनों को सेट ऑफ रूल्स पता है, इधर ऑफ हिंदी और इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, कि उसको भी पता है कि हिंदी ऐसे बोली जाती है या इंग्लिश ऐसे, तो बेसिक रूल्स उसके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है। तो तब हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। नाउ सश्योर सेज दैट nothing enters written language without having been tested in spoken language। तो कभी भी कोई प्रैक्टिकल होता है, कोई नई एंट्री होती है लैंग्वेज में, तो वो पहले स्पोकन में से शुरुआत होती है उसकी। ये इसका मतलब है कि मतलब नथिंग एंटर्स रिटन लैंग्वेज, तब वो रिटन में जाती है विदाउट हैविंग बीन टेस्टेड इन स्पोकन लैंग्वेज। तो पहले वो स्पोकन लैंग्वेज में आती है, स्पोकन में टेस्टिंग जैसी होती है उसकी, और फिर वो बोलते बोलते फिर वो राइटिंग में एक्सेप्ट होती है या आना शुरू होती है। लैंग्वेज इज चेंज द रीअरेंजिंग एंड री इंटरप्रिटिंग ऑफ इट्स यूनिट। इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज चेंज होती जाती है, कब? उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है ऑफ इट्स यूनिट। अब यूनिट क्या है? अ यूनिट इज अ सेगमेंट ऑफ स्पोकन चेन दैट करस्पॉन्डेंट्स टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एक सेगमेंट ऑफ स्पोकन चेन दैट करस्पॉन्डेंट्स टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल बताते हो, आई एम स्पीकिंग टू यू। आई इज वन यूनिट, राइट? एम another, is third, speaking fourth, to another unit, you is another unit। ये सारे हर word is unit। so a unit is a segment of spoken chain, और ये एक चेन है पूरी, I am speaking to you, that corresponds to a particular concept। तो ये एक चेन आई एम टीचिंग यू, ये मैंने कुछ सेगमेंट्स लिए, इसकी एक चेन बनाई और मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहा है। ओके, नाउ सश्योर एक्सप्लेन्स दैट द यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज कैन हैव अ सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक अरेंजमेंट। वो क्या कह रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज कैन हैव अ सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक अरेंजमेंट। हो सकता है अभी जो मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, तो उसमें सिंक्रोनिक या डायक्रॉनिक अरेंजमेंट होगा। कैसे होगा? Shaw's investigation of structural linguistics gives us a clear and concise presentation of the view that language can be described in terms of structural units। क्या बोल रहे हैं वो कि Shaw's investigation of structural linguistics gives us a clear and concise presentation of the view that language can be described in terms of structural units। He explains that this structural aspect means that language also represents a system of values। बहुत important, Shaw's investigation of structural linguistics। तो structural linguistics मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और समटाइम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समटाइम समथिंग, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स है, मतलब लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, गिव्स अस अ क्लियर एंड कंसाइज प्रेजेंटेशन of the view that language can be described in terms of structural units। तो अगर हमने कहा कि सपोज हेल्पिंग वर्ब, राइट, एंड देन subject suppose, and then
देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर एग्जाम्पल समथिंग एल्स। मैं ऐसा अभी एक एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। मान लो ये स्ट्रक्चरल पैटर्न है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक हमें क्लियर और कंसाइज प्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम समझ जाते हैं ऑफ द व्यू दैट लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट जो है कि हर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो ही एक्सप्लेन्स दैट द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट मीन्स दैट लैंग्वेज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ वैल्यूज़। मतलब लैंग्वेज भी एक किसको रिप्रेजेंट करता है? सिस्टम ऑफ वैल्यूज़। लिंग्विस्टिक वैल्यूज़ कैन बी viewed as a quality of signified, the signifier और the complete sign। अब ये सिग्निफायर क्या है आगे देखते हैं। ट्री का आप एक तरह से एग्जाम्पल देखो। द लिंग्विस्टिक वैल्यू ऑफ अ वर्ड, अ सिग्निफायर, comes from its property of standing for a concept signified. The value of the signified comes from its relation to other concepts. The value of the complete sign comes from the way in which it unites the signifier and signified। देखो आप उसको थोड़ा सा इस तरह से समझो कि सिग्निफायर है ना, ER, और सिग्निफाइड। तो अगर आपने बनाया एक ट्री, राइट, तो ये जो ट्री है ये है ना, ऐसा कुछ ट्री बनाया आपने, ठीक है। तो ये जो ट्री है इसको हम किससे, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है ये सिग्निफायर है और ये सिग्निफाइड है, ठीक है। तो यहीं पर अब आप शायद समझ जाएंगे। द लिंग्विस्टिक वैल्यू ऑफ अ वर्ड, तो वर्ड क्या है? सिग्निफायर। मैंने आपको क्या बताया कि वर्ड, ये जो वर्ड है ट्री, ये सिग्निफायर है। तो ये मैं ER अकेला लिख रही हूँ, सिग्निफायर है। कम्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडिंग फॉर कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट अगर हमने ट्री बनाया तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये यहाँ पर ये ED है, सिग्निफाइड है ना, मतलब कि सिग्निफायर ये है और ये, इससे हम क्या विजुलाइज करते हैं? इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट, ओके। The value of the signified comes from its relation to other concepts। तो ये जो signified concept है ये कि भाई the value of the complete sign comes from the way in which it unites the signifier and signified। कि मतलब उसके लिए वर्ड क्या यूज़ हो रहा है और वो वर्ड किस इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो वर्ड ट्री है, तो फिर हमने कहा ट्री बोला हमने, है ना, तो फिर हम ट्री के साथ क्या इमेजिन करते हैं? लीव्स, है ना, रूट, राइट, फ्रूट। तो ये सारा रिलेशनशिप, यही वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइन, है ना। तो ये कंप्लीट साइन कम्स फ्रॉम द वे इन विच इट यूनाइट्स द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ओके। Now, thus Saussure shows that the meaning or signification of signs is established by their relationship to each other. The relationship of signs to each other form the structure of language। क्या बोल रहे हैं वो? कि सशोर ने बताया कि मीनिंग और सिग्निफिकेशन ऑफ साइंस, कि इसका मतलब या उस पर्टिकुलर साइन का मतलब इस एस्टेब्लिश बाय देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? द रिलेशन ऑफ द साइंस फॉर ईच अदर फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जो रिलेशन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बताता है कि भाई सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है
और वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ क्या हम कहते हैं ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर ट्रांजिटिव है तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा, तो ये वर्ब क्या हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। तो वही बात वो इसको इन शब्दों में कह रहे हैं, द रिलेशनशिप ऑफ साइंस टू ईच अदर फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। सिंक्रोनिक, तो ये रिलेशनशिप जो है वो क्या है, ऑफ द साइन टू ईच अदर फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो वो एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है ना। अब सिंक्रोनिक रियलिटी इज फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एट a given point of time. Synchronic reality is found, तो क्या बोल रहे हैं, synchronic reality is found in the structure of language at a given point of time। क्यों? अभी फ़िलहाल क्या स्ट्रक्चर चल रहा है लैंग्वेज का। और जैसे आपने ऐड पढ़ा होगा 90 घंटे में अंग्रेजी सीखिए, तो वो अभी करंट का स्ट्रक्चर बताएंगे स्टूडेंट को कि भाई आप पहले सब्जेक्ट, आपको कुछ लिखना है तो आप सब्जेक्ट को लिखो पहले, फिर वर्ब को यूज़ करो, सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए, तो आप सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ये उन्होंने अभी का रूल बताया, पहले क्या चलता है उससे उस बच्चे को कोई मतलब नहीं, आगे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी उससे कोई मतलब नहीं, बस उन्होंने उसको समझा दिया। तो वो जो है वो क्या है, वो उसको कहते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ये एक तरह का साइन है, ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइन कम्स फ्रॉम द वे इन विच इट यूनाइट्स द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो यहाँ पे द वैल्यू सिग्निफायर कम्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडिंग, सॉरी हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि यहाँ से सिंक्रोनिक रियलिटी इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एट अ गिवन टाइम। अभी मैंने 90 घंटे में अंग्रेजी सीखी है तो बस आपको अभी से मतलब, और डायक्रॉनिक रियलिटी इज फाउंड इन चेंजेस ऑफ लैंग्वेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या चेंजेस आते हैं। अब सशोर व्यूज लैंग्वेज एज हैविंग एन इनर डुअलिटी। सशोर कहते हैं कि लैंग्वेज जो है उसमें इनर डुअलिटी होती है विच इज़ मैनिफेस्टेड बाय इंटरेक्शन ऑफ सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक, द syntagmatic and associative, the signifier and signified। क्या बोलते हैं वो कि लैंग्वेज एज हैविंग एन इनर डुअलिटी, कैसे, विच इज मैनिफेस्टेड बाय इंटरेक्शन ऑफ सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक, द syntagmatic एंड एसोसिएटिव, द सिग्निफायर। आप इसको इस तरह से समझो कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट को बताता है। अभी इतना समझो आप। चलिए अब आगे वो कहते हैं कि वन कैन अप्रोच ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज सच एज ग्रामर, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, फिनोलॉजी एट्सेट्रा। तो वन कैन अप्रोच ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, तो अलग डिफरेंट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, ग्रामर है, सिमेंटिक्स है, सिंटैक्स है मतलब स्ट्रक्चर है, फोनोलॉजी है कि कैसे वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं, राइट, कैसे बोले जाते हैं, कैसे हम उसको सीखते हैं किसी वर्ड को बोलना, ये फोनोलॉजी है। फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको हम अलग अलग कैसे, एक तो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स मतलब स्टडीज लैंग्वेज इन इट्स डेवलपमेंट अक्रॉस टाइम, नेचुरली कि टाइम के साथ क्या चेंजेस आए, that is what the term diachronic means। that is diachronic means historical development, right। while synchronic linguistics ये क्या है, tries to understand the functioning of language at a particular time or single point of time without reference to earlier or later stages, and it is necessary to know how a system works at any given time before one can
hope to understand changes the analysis of language at a single point in time, such that synchronic linguistics now usually precedes the study of terms of diachronic linguistics. सिंक्रोनिक अभी आपने पर्टिकुलर टाइम की कर ली, अगर आपने उसको पहले और आगे देखने की कोशिश की तो वो डायक्रॉनिक हो गया, ठीक है। तो अ सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज अ कंपैरिजन of languages or dialects, various spoken differences of the same language used within some defined special region and during the same period of time। क्या कह रहे हैं, सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है इज़ अ कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स, कि हम किसी लैंग्वेज का या डायलेक्ट्स का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, वेरियस स्पोकन डिफरेंसेस ऑफ सेम लैंग्वेज, कि एक अंग्रेजी कितने तरीके से बोली जाती है, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी भी मिक्स होती है, प्लेसेस वाइज वो डिवाइड हो जाती है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन की इंग्लिश अलग होती है, साउथ इंडियन इंग्लिश अलग होती है। तो वेरियस स्पोकन डिफरेंसेस ऑफ सेम लैंग्वेज यूज विद इन सम डिफाइंड स्पेशल रीजन एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले कैसे बोली जाती थी तो वो, और अलग अलग रीजन में कैसे बोली जाती है, अलग अलग टाइम पे वो लैंग्वेज वहाँ कैसी बोली जाती थी, जबकि एक ही लैंग्वेज है पर उसके फॉर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। ये सिंक्रोनिक स्टडी है। डिटरमाइनिंग द रीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन विच पीपल करेंटली से पॉप रादर देन सोडा एंड आइडिया रादर देन आइडियर आर एग्जाम्पल्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स से आपको जल्दी समझ में आएगा कि अभी कैसे रीजन्स के साथ में यूएस में अगर हम देखते हैं तो वो अभी क्या करते हैं, करंटली से पॉप, तो वो सोडा बोलते थे पहले, है ना, तो सोडा को अब वो बोलते हैं पॉप, और आइडिया बोलते हैं अभी, आइडियर बोलते थे पहले, अब आइडियर को वो बोलते हैं आइडिया। तो आर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज पर्टिनेंट टू अ सिंक्रोनिक स्टडी, कि अभी क्या बोलते हैं, तो व्हाट दे स्पीक राइट नाउ, दे स्पीक दैट विच पीपल करेंटली से पॉप रादर देन सोडा और आइडिया रादर देन आइडियर। तो ये जो स्टडी है ये क्या है, सिंक्रोनिक स्टडी है, कि आज के समय में क्या चलता है। Although nowadays one thinks of Saussure first and foremost as the scholar who defined the notion of synchronic linguistics, the study of languages existing at a given point of time, as opposed to historical linguistics, diachronic linguistics, as Saussure called it, to clarify the contrast which had seemed to his contemporaries the only possible approach to the subject in his own lifetime. This was far from his main claim to fame. All his publications and almost all his teaching throughout his career dealt with historical rather than synchronic linguistics, and indeed the detailed analysis of various Indo-European languages rather than with the general theoretical discourse for which he is now famous. Okay, now language changes. For most of the 20th century, synchronic linguistics was considered to be prior to diachronic linguistics. Historical linguistics were expected to gather together descriptions of a language at various points of time, relying to a large extent on the previous work of synchronic linguistics. Then they studied the changes which had taken place by comparing the various synchronic states. They behaved somewhat like a photographer. Important example should be taken care. They behave somewhat like a photographer trying to work out a continuous sequence of events from a series of separate snapshots. On the face of it, the sensible enough procedure. The problem was simply this linguistics
linguists making the synchronic description work without relating it, simply leaving out those aspects of description that were essential for an understanding of language change. तो इस तरह से अगर आप, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर फोटोग्राफर ट्राइंग टू वर्क आउट अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, है ना, फ्रॉम अ सीरीज ऑफ सेपरेट स्नैपशॉट्स, तो वो क्या करता है कि सीक्वेंस को, अलग अलग इवेंट्स को, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसको फ्रॉम अ सीरीज ऑफ सेपरेट स्नैपशॉट, तो वो हर स्नैपशॉट के थ्रू एक इवेंट को बता रहा है, तो ऑन द फेस ऑफ इट अ सेंसिबल इनफ प्रोसीजर, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बट द प्रॉब्लम वॉज सिंपली दिस: लिंग्विस्ट making the synchronic description work without realizing it, simply leaving out those aspects of description that were essential for an understanding the language changes. तो वो कहते हैं कि जो अभी लिंग्विस्ट है वो सिर्फ अभी के लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और वो दे डोंट बॉदर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ द चेंज. तो वो इस बात का कंसर्न शो किया है उन्होंने, राइट. अब देखते हैं आगे. चलिए अब if we sum it all up according to method, range or scope of its study or focus of interest of linguists, linguistics can be classified into two different kinds, the chief of which are noted below: diachronic linguistics and synchronic linguistics. Diachronic linguistics is the kind in which we study the historical development of language through different periods of time. For example, we study how Spanish, Portuguese, French, and Italian have grown out of Latin. तो लैटिन से कैसे इनकी लैंग्वेज बनी, राइट. बेसिक इनका लैटिन था, लेकिन फिर ये इतने सारे लैंग्वेज में क्लासेस में चेंज हो गई. स्पेनिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच एंड इटालियन हैव grown out of Latin. The changes that have occurred in language with passage of time also studied under this kind of linguistics. Therefore, it is called historical linguistics. Whereas synchronic linguistics is not concerned with the historical development of language, it confines itself to the study of how a language is spoken by a specific speech community at a particular point of time. It is also called descriptive linguistics. Diachronic linguistics studies language changes, and synchronic linguistics studies language states without their history. So what, according to Hockett, he says that the study of how language works at a given time, regardless of its past history or future destiny, is called descriptive or synchronic linguistics. The study of how speech habits change as time goes by, it is called historical or diachronic linguistics. The distinction synchrony and diachrony refers to the difference in treating language from different point of view. Though the historical character of language cannot be ignored, its present form being the result of definite historical processes, changes and transformations, it is necessary for a complete understanding of it to concentrate on the units of its structure at the present moment. Some scholars do not the two, the whole of two areas, two approaches apart. They assert that
It is a mistake to think of descriptive or historical linguistics are two separate compartments. However, on the whole, the two areas are kept apart and one is studied to exclusion of the other. Synchronic statements make no reference to the previous stages in the language. Linguistic studies in the 19th century were historical in character. They originated as part of general historical investigations into the origins and development of cultures and communities, especially West Asia, Egypt. Such philosophical researches viewed language at different stages of its progress and attempted to understand relations among different languages. Language families were discovered and genetic affinities identified. तो अगर हम लैंग्वेज को पूरा डिटेल में देखें तो कहीं ना कहीं उसका जो मदर लैंग्वेज है वो कॉमन होती है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं विच डेवलप्ड सो पावरफुली एंड फ्रूटफुली फ्रॉम द 1820s to 1880s. This discovery enabled linguists to explain modern languages as a result of law-governed historical development. So, on a closer look, one realizes that without a good synchronic descriptive work, valid historical diachronic postulations are not possible. In other words, a good historical linguist needs to be thorough descriptive scholar too. Thank you so much. I think it's useful video to you. Thank you so much. Your queries are always most welcome. Thank you. God bless you.